करना पड़ेगा और उस वर्ड का नाम क्या है? मोमेंटम। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में मोमेंटम को डिफाइन करेंगे तो मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी। ये मोमेंटम। हम क्रिकेट खेलते हैं, नॉर्मली बॉयज सभी क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं, उसमें एक बॉलर, एक बैट्समैन, एक फील्डर है, सभी के पास कंसेप्ट क्लियर है। अब वो बॉलर दो तरह के, एक स्पिन बॉलर है, एक फास्ट बॉलर है। बॉल तो सेम है, बॉल तो वही है जो पूरे मैच में चल रही है, बट फास्ट बॉलर उसको 140-50 की गति से डाल रहा है और स्पिन बॉलर 90-95-100 की गति से डाल रहा है। इसका मतलब साफ है दोनों की ये चीज अलग अलग है, जबकि बॉल का मास तो दोनों के लिए क्या है? सेम। इसका मतलब जब आप कोई बॉडी लेते हो जिसका अपना कुछ मास होता है और आप उस पर फोर्स लगाते हो तो आप उसको मास के साथ क्या देते हो? वेलोसिटी। इसका मतलब आपने उस बॉडी को मोमेंटम दिया। सभी को समझ आया? इसका मतलब आपने बॉल को क्या दिया? मोमेंटम। अगर एक फास्ट बॉलर है तो नेचुरल है वो बॉल फेंकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाता है, ज्यादा, तो फास्ट बॉलर का मोमेंटम क्या होता है? ज्यादा। समझ आ गया? और अगर हम स्पिन बॉलर या मीडियम पेस बॉलर की बात करते हैं तो उसकी स्पीड उन दोनों से कम है। तो रीजन समझ आ गया ना, क्योंकि वो कम फोर्स का प्रयोग कर रहे हैं। मास तो भी सेम है, जितनी वेलोसिटी आप किसी बॉडी को दोगे आप उस बॉडी को उतना ही मोमेंटम दोगे। इसका मतलब एक चीज साफ हो गई, मोमेंटम अगर बदलना है तो वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी, और अगर वेलोसिटी बदलनी है तो फोर्स बदलनी पड़ेगी। सीधी सी बात है ना। अगर आपने मोमेंटम बदलना है तो आपको क्या बदलना पड़ेगा? वेलोसिटी। तो इसका मतलब कह सकते हैं ना, अगर हम मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं तो हमें किसको चेंज करना पड़ेगा? हमें वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमें अपनी फोर्स को चेंज करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ ध्यान से देखना। फोर्स अप्लाइड is directly proportional, force applied is directly proportional to the rate of change of momentum। इसको हम लिखते क्या है? F proportional to dp by dt। अब आप बोलोगे p क्या चीज है? ये जो मोमेंटम है इसको हम p से लिखते हैं। मोमेंटम को लिखना क्या है? p। m मास के लिए आता है, v वेलोसिटी के लिए आता है, जिसमें से एक क्वांटिटी स्केलर है, दो क्वांटिटीज वेक्टर हैं। और अब आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है तो p एरो इज इक्वल टू m विदाउट एरो, v के ऊपर क्या लग जाएगा? एरो। एरो उनमें लगता है जो वेक्टर होते हैं और एरो उस पे नहीं लगता जो स्केलर है। फिलहाल इतना याद रखना, p इज इक्वल टू mv। अब अगर कोई पूछ ले स्केलर और वेक्टर क्या होता है तो आपने ये भी साथ ही डिफाइन कर देना है। स्केलर वो चीज होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। समझ आ गया? इसका मीनिंग भी क्या है? मास सबको पता है, आपका मास इस क्लास में जितना है घर जाके भी उतना ही होता है। मास कितना है आपकी बॉडी का? मान लो एक बच्चे का मास 55 किलो का है तो वो उसका मैग्नीट्यूड है। समझ गए? वो उसका क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर वो यहाँ पे भी 55 है तो घर जाके भी 55 है। इसका मतलब डायरेक्शन उस पर कोई बदलाव पैदा नहीं कर रही। जिस क्वांटिटी पे डायरेक्शन कोई प्रभाव नहीं डालती वो स्केलर। आगे समझिए। अब अगर इसकी बजाय मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड एक स्केलर है, बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो आप सब जानते हो ना, एक सीधी सड़क पे मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं अपनी बाइक को, बट अगर आगे मोड़ मुड़ना है तो स्पीड घटानी तो पड़ेगी। इसका मतलब दिशा के साथ उसका मैग्नीट्यूड बदल गया ना। पहले सीधी सड़क पे 80 की स्पीड पे जा रही थी, मोड़ काटते वक्त 40 या 45 की स्पीड पे आना पड़ा। तो जिस पे दिशा का प्रभाव होगा वो वेक्टर होगा और जिस पे दिशा का प्रभाव नहीं होगा वो स्केलर होगा। समझ आ गया कंसेप्ट? तो अब इसमें से साफ है ना, मास पे दिशा का कोई प्रभाव नहीं है तो मास कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर। बट मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी अपनी दिशा के साथ वैल्यू बदल सकता है। तो वेलोसिटी वेक्टर है तभी मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर। तो अब आपका इस फॉर्मूले से क्लियर हो गया। ये चीज में d का मतलब है चेंज। किसका चेंज? मोमेंटम का। किसके साथ? समय के साथ। किस पे निर्भर करेगा? समझ आ गया? तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? अगर आप कहीं पे फोर्स को बदला अप्लाई करोगे तो आप अपनी बॉडी के मोमेंटम को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्लियर हो गया?
ये आपकी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ। अगर आपको प्रूव करना पड़ जाए कि सेकंड लॉ रियल लॉ है तो एक ही चीज है, इस अकेले सेकंड लॉ से आप फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों निकाल सकते हैं। सेकंड लॉ में से हम पहला लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं और सेकंड लॉ में से हम तीसरा लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं, और ऐसा लॉ जिसमें से बाकी दो लॉज को निकाला जा सके, हम उस लॉ को रियल लॉ का नाम देते हैं। अब इतना सभी को समझ आ गया? इसका जो रियल लॉ का कंसेप्ट का डेरिवेशन है वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया।